आराम सा सिर दर्द रहने वाला क्या कोई ब्रेन की बीमारी भी हो सकता है? 99% लोग ऐसे हैं जो कि जिंदगी में कभी ना कभी उनको सिरदर्द हुआ है, लेकिन सिरदर्द में सबसे कॉमन सिरदर्द जो है उसको माइग्रेन कहते हैं। कोविड-19 महामारी के बाद युवाओं में स्ट्रोक्स के मामले बढ़े हैं। कोविड-19 इन्फेक्शन एक ब्लड में ऐसे चेंजेस ला रहे हैं जिससे स्ट्रोक या हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिमाग हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कहते हैं कि आपके शरीर का पूरा कंट्रोल आपके दिमाग के पास होता है, लेकिन जितना ध्यान आप शरीर पर दे रहे हैं, क्या आप अपने मस्तिष्क के स्वास्थ्य के बारे में भी उतना ध्यान दे पा रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और आज आइए आपके दिमाग की गहराइयों में जाते हैं और दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उन यादों को, उन मनोदिशाओं को, उन निर्णय को, उन सपनों की पीछे की शक्ति को जानते हैं। यानी कि लेट्स रीबूट योर ब्रेन टुडे। हमारे साथ इस समय मौजूद है डायरेक्टर प्रोफेसर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जीवी पंत के डॉक्टर देबाशीष चौधरी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आपका। सबसे पहले बात करते हैं दिल और दिमाग की। सामंजस्य दोनों का बहुत जरूरी है। कहते हैं कि दिल की सुने या फिर दिमाग की। आज आप ही बता दीजिए कि दिल ज्यादा ताकतवर है या दिमाग? देखिए, ये तो बहुत दिनों से चलता आ रहा है कि दिल ज्यादा ताकतवर या दिमाग। बायोलॉजिकली दिमाग सब कुछ कंट्रोल करता है, दिल को भी कंट्रोल करता है, दिल की जो धड़कन होती है उसको भी कंट्रोल करता है। हालांकि दिल के अंदर एक अपना सिस्टम होता है, कंडक्शन सिस्टम होते हैं आप, लेकिन उसको भी कंट्रोल दिमाग ही करता है। इसीलिए ओवरऑल एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मैं तो कहूंगा कि दिमाग ही सर्वोपरि है। और आप अगर दिमाग का ख्याल नहीं रखेंगे, उसको स्वस्थ रखने की कोशिश नहीं करेंगे और ये मान के चलेंगे कि दिमाग अपने आप ही चलता रहेगा, तो वो गलत है। आपको उसके लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन जितना ख्याल हम अपने शरीर का रख रहे हैं, शरीर के ब्लड टेस्ट करा के शरीर में अगर जो भी कमियां हैं या कमजोरियां हैं उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम अपने दिमाग का ध्यान रख पा रहे हैं डॉक्टर साहब? एक तो रोजमर्रा के दिन में जब आप व्यस्त रहते हैं, कामकाज करते हैं, तब आपको ख्याल ही नहीं होता कि दिमाग एक चीज है, अलग से वस्तु है जो हमारे सारे एक्टिविटी को, सारे कार्य को हमको संचालित कर रही है। लेकिन ये जरूरी है कि हम उसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि इसी से हमारा सोच का उपज होता है, इसी से हमारे सारे जो मूवमेंट्स हैं वो चलते हैं, इससे जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, टच का फील करते हैं, वो सारे दिमाग में प्रोसेस होता है। यानी कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ हमारा जो संपर्क बनता है वो दिमाग के जरिए संपन्न होता है। मैं कौन हूं, आप कौन हैं और आप में और मेरे में क्या संपर्क है, ये दिमाग तय करता है। तो इसीलिए दिमाग को स्वस्थ रखना बहुत ही आवश्यक है। कह सकते हैं कि दिमाग वो चार्जर है जिससे जब तक वो चार्ज रहेगा तब तक शरीर काम करेगा। आप बता दीजिए एज अ न्यूरोलॉजिस्ट कि दिमाग में कितने न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि वो कितनी तारें हैं जो शरीर के अलग अलग हिस्से से जुड़ रही हैं। जैसा कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूं तो ये भी मेरे ब्रेन मुझे सिग्नल दे रहा है, तभी मेरे होठ चल पा रहे हैं, मेरे हाथ चल पा रहे हैं। जी बिल्कुल, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हमारे ब्रेन में है। और न्यूरॉन मतलब एक कोश, और न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जिसको हम साइनैप्स कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बनती है, बिजली का प्रवाह होता है, और जिससे हमारा इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आती है बाहर से और इंटरनली हमारे शरीर से भी जो इंफॉर्मेशन उत्पन्न होती है, वो सब कुछ ब्रेन एनालाइज करता है एक कंप्यूटर की तरह, और उसके ऊपर उसका एक निर्णय लेता है कि यहां पर कुछ करना है, नहीं करना है, आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। आपने कहा आपसे संपर्क में बात कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपको क्या उत्तर देना है, ये सब ब्रेन तय करता है। और अभी जो नया शोध कार्य आया है उसमें ये देखा गया है कि ब्रेन ऑलमोस्ट लाइक ए प्रेडिक्टिव मशीन की तरह काम करता है। आप कुछ बोल रहे हैं, उससे पहले ही मेरा ब्रेन आपको अगर सुन रहा हूं और आपसे मैं परिचित हूं, तो ये उम्मीद करता रहता है, प्रेडिक्ट करता रहता है कि आप क्या बोलने वाले हैं। उसी तरह मेरे ब्रेन एक स्टेट में रहती है जिससे आपका जो आप जो बोल रहे हैं उसको रिसीव करने की स्थिति में रहते हैं, और उसका यथार्थ उत्तर देने की स्थिति में ब्रेन काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन एज अ प्रेडिक्टिव मशीन का मतलब ये हुआ
कि हमारा सब कुछ जो चल रहा है ब्रेन में, सो ब्रेन उसका एक बहुत ही नाजुक सा, वेरी फाइन एक प्रिडिक्शन देता है। काफी समय वो सही होता है, काफी समय गलत भी होता है। जैसे अंधेरे में आप जा रहे हैं, रास्ते में कुछ पड़ा हुआ है, आपको लगे अरे ये सांप तो नहीं है, उसको हम कहते हैं इल्यूजन। ब्रेन आपको बता रहा है कि ये कहीं सांप तो नहीं है, लेकिन ब्रेन फिर से थोड़ा पास जाते हैं, नहीं नहीं ये तो रस्सी है। तो ये जो प्रिडिक्शन मशीन है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम काम में लाते हैं, लेकिन हम उसका महसूस नहीं करते क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। और आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ब्रेन के डेवलप होने के कितने फेजेस होते हैं डॉक्टर साहब? क्या जब बच्चा जन्म लेता है से लेके जब तक हमारी आखिरी सांस चलती है, ऐसे में ब्रेन कब कब कौन कौन से एज ग्रुप में या फिर हमेशा ही इवॉल्व होता रहता है, डेवलप होता रहता है? देखिए ऐसा है कि जैसे बच्चा पैदा होता है, उसका ब्रेन वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता है। और ब्रेन में एक चीज बताऊं, न्यूरॉन्स दो प्रकार के होते हैं। न्यूरॉन्स के जो कंटिन्यूएशन जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, वो एक्सॉन्स के ऊपर एक पतली सी चद्दर होती है जिसको हम माइलिन कहते हैं। जगह जगह वो उसमें गैप्स रहता है जिसको नोड्स कहते हैं। तो हमारा जो ये सोच है, जैसे आप कुछ बोल रहे हैं और मैं तुरंत उसका जवाब दे रहा हूं, इतना फास्ट कैसे संभव हो पा रहा है? ठीक है, टीचर ने पूछा अरे बेटा ये बताओ जरा 2 और 2 कितना होता है, झट से वो बोला 4 है। लेकिन जो बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो उसका मतलब उसका ब्रेन में वो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो माइलिनेशन प्रोसेस होता है, ये ब्रेन में जो ऊपर जो ये चद्दर लगती है, ये चद्दर लगने का प्रक्रिया करीब करीब 10 से 12 साल की उम्र तक या 16 साल की उम्र तक चलती रहती है धीरे धीरे। उसके बाद ये पहले समझा जाता था कि ब्रेन में और डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ब्रेन एक पोस्ट माइटोटिक स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी जो शोध कार्य आया है उसमें ये पता है कि थ्रू आउट आवर लाइफ नए नए साइनेप्सेस बनते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भैया नया कुछ सीखो तो ब्रेन के आपके सेल्स बढ़ेंगे, आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे, आपके एक्टिविटी बढ़ेंगे। और इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रेन को एक्टिव रखिए। सिर्फ आप बैठ के अगर सिर्फ मोबाइल देखते रहेंगे या सिर्फ कोई सीरियल देखते रहेंगे, खराबी नहीं है, देखिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसा एक्टिव काम भी कीजिए जिससे आपका साइनेप्स बढ़े। तो इसका मतलब यह है कि आपका उम्र के साथ साथ भी ये प्रक्रिया बंद नहीं होती है, ब्रेन आपका सचल रहता है। और पहले जमाने में ये कहते थे कि भाई 70 हो गया, 75 हो गया तो ये थोड़ा बहुत भूल रहे हैं, तो शायद बुढ़ा सटिया गया है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने ब्रेन को अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे, नए नए एक्टिविटी में इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ नया सीखने का आप में जोश रहेगा, तो आप 100 साल की उम्र में भी आप एक अच्छा ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है डॉक्टर साहब कि हम ब्रेन का इस्तेमाल आजकल कम कर रहे हैं? अपना फोन नंबर ही हमें याद नहीं होता, दूसरों के फोन नंबर की तो बात भूल जाइए। अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है तो हमारे पास डिजिटल कई माध्यम हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या जानबूझकर हम अपनी याददाश्त को कमजोर कर रहे हैं? बिल्कुल, कुछ हद तक ये सच है कि हमारा ये ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी हमारे ब्रेन फंक्शंस को और लर्निंग बिहेवियर को ऑल्टर कर रहा है, उसको बिगाड़ रहा है। जैसे देखिए अमेरिका में मैथमेटिक्स जब पढ़ाते हैं तो उसमें वो हमारी तरह से 1 2 3 4 करके और हाथ में सिखा के नहीं करते, वो तो अपना लैपटॉप या आपका जो कंप्यूटर कैलकुलेटर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे बच्चे अभी भी पहाड़े पत्ते पर, इसीलिए हमारे जो ओवरऑल मैथमेटिक्स का स्किल है इंडियंस का, अभी भी दूसरे लोगों से काफी अच्छा है क्योंकि वो ब्रेन उसी तरह एक्टिवेटेड रहता है। लेकिन ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे लिए सहूलियत किसमें है, अगर इसमें ज्यादा हमें फायदा हो रहा है, कम मेहनत से हमें मिल रहा है, तो इंसान उसको अडॉप्ट कर रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि ओवर डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी इज श्रिंकिंग द ब्रेन, इज इट राइट? नहीं, अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन ये जरूर है कि ओवर इंडल्जेंस इन टेक्नोलॉजी और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रेन के कुछ हिस्सों को ज्यादा एक्टिव बना रही है। और हो सकता है कि आने वाले पीढ़ियों में इस ब्रेन रीजन ज्यादा एक्टिव है। जैसे आजकल विजुअल मीडियम बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोग पॉडकास्ट देखेंगे, सुनेंगे, तो विजुअल मीडियम जो है, तो विजुअल मीडियम क्या होता है, ब्रेन का पीछे का हिस्सा होता है।
वहां पर ये सारे इमेजेस डिकोड होते हैं, उसका मीनिंग निकाला जाता है। तो वो वाला हिस्सा शायद ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए या ज्यादा फंक्शनली एक्टिव हो जाए आने वाले पीरियड में, अगर ओवर यूटिलाइज करेंगे। अब देखिए आजकल एक चीज आ गई है, वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, आप एक हेडसेट पहनते हैं और एक अलग से दुनिया में चले जाते हैं, जो कि रियल नहीं है, वर्चुअल है, लेकिन वहां पर वो सब काम कर सकते हैं जो कि आप रियल दुनिया में कर सकते हैं। तो इसीलिए ये डिस्टिंक्शन बिटवीन रियलिटी एंड वर्चुअल वर्ल्ड इतना ज्यादा कम होता जा रहा है और लोग इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं उसमें कि ये पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में हमारे कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो कि इस मामले में शायद दूसरों से आगे रहे। ठीक, आइए अब बात करते हैं ब्रेन की कुछ जटिलताओं की भी। आप आम सा सिर दर्द रहने वाला क्या कोई ब्रेन की बीमारी भी हो सकता है, और क्या न्यूरोलॉजी के हिसाब से अलग-अलग तरीके के हेडेक्स होते हैं? जी बिल्कुल, हेडेक बहुत कॉमन है। करीब करीब आप देखेंगे कि 99% लोग ऐसे हैं जो कि जिंदगी में कभी ना कभी उनको सिरदर्द हुआ है। उसमें से एक साल में, पिछले साल में कितने लोगों को अगर आप पूछेंगे सिरदर्द हुआ है, तो करीब करीब 50 से 60% लोगों को सिरदर्द हुआ है। लेकिन सिरदर्द में सबसे कॉमन सिरदर्द जो है उसको माइग्रेन कहते हैं, और माइग्रेन की जो प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और अभी नया शोध कार्य आया है इंडिया में जिसमें यह देखा गया है कि करीब करीब 4 में से 1 व्यक्ति एडल्ट 18 से 65 साल की उम्र के अंदर उसको माइग्रेन है। उसका इंटेंसिटी अलग अलग है, कोई किसी को कभी कभी महीने में, 2 महीने में एक बार या 2 बार सिरदर्द हो रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनको बार बार लगातार हेडेक्स हो रहे हैं और उसके लिए वो काम नहीं जा पाते, अपने स्कूल अटेंड नहीं कर पाते, अपना चॉइस ऑफ प्रोफेशन नहीं ले पाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनकी अपनी जिंदगी और पारिवारिक जिंदगी में बहुत ज्यादा तनाव आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये एक हिडन एपिडेमिक है और जिसके बारे में हम लोग को जागरूक कर रहे हैं। काफी लोगों को मालूम भी नहीं है, वो लगता है ये मेरे को आम, मैं मरीज देखता हूं तो पूछता हूं आपको कब से है, नहीं डॉक्टर साहब मेरे को तो आम हेडेक काफी दिनों से है, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा हो गया। ये दूसरा है, क्योंकि ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं है, वो सेम माइग्रेन है, माइग्रेन आपको अब तकलीफ दे रही है, इसीलिए आप डॉक्टर के पास आ रहे हैं। तो इससे पहले अगर आ जाए तो ये तकलीफ वाली चीज जो है इससे आप बच सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि, और इससे ज्यादा और एक चीज इंपॉर्टेंट है, इससे देखा गया है कि नेशन को बहुत क्षति हो रही है। आपका एक तो मेडिकल कॉस्ट, आपका अगर हेडेक हो रहा है तो आपके मन में संदेह हो कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, मैं एमआरआई करा लूं, सीटी स्कैन करा लूं, डॉक्टर भी लिखेंगे, ठीक है ना, तो आपको सहूलियत होगा, हाँ जी मेरे को लेकिन फिर भी हेडेक तो हो रहा है, उसका क्या उपाय है? क्योंकि वो माइग्रेन है, उसमें कुछ नहीं आएगा, वो नॉर्मल प्राइमरी हेडेक है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि अगर आपको सरदर्द हो तो आप उसको नजरअंदाज मत करें। ब्रेन फंक्शनिंग आपका इफेक्ट हो सकता है, ज्यादा क्रॉनिक हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए और सलाह लीजिए। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है कि कोविड-19 महामारी के बाद युवाओं में स्ट्रोक्स के मामले बढ़े हैं? बिल्कुल, ये तो हमने शोध कार्य में दिखाया ही है कि कोविड-19 इन्फेक्शन एक ब्लड में ऐसे चेंजेस ला रहे हैं जिससे स्ट्रोक या हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि ये सारे लोग किसी ना किसी तरह से इनका कोई रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कुछ लोगों को हाइपरटेंशन था, कुछ लोगों को डायबिटीज थी, कुछ लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी, दिल की बीमारी थी। तो ये सब होने के साथ साथ कोविड-19 जब हुआ तो उनको स्ट्रोक या दिल का अटैक, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह है कि अभी जबकि हमारे पास जानकारी है तो हम इससे अब प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, शरीर के कई टेस्ट कराने के लिए तो हम ब्लड सैंपल दे देते हैं, दिमाग का टेस्ट कराने के लिए कोई टेस्ट अवेलेबल है? ये तो आपने बहुत अहम क्वेश्चन पूछा। देखिए, बहुत सालों तक कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्लेन एक्सेस स्कल था, एक खोपड़ी का तस्वीर आता था, उससे कुछ नहीं पता लगता था, बहुत मामूली सा इंफॉर्मेशन मिलता था। उसके बाद सीटी स्कैन आया, ठीक है, सीटी स्कैन में मल्टीपल एक्सरे के बीम से हम ब्रेन को देखते थे, वो भी बहुत अच्छा नहीं था। उसके बाद एमआरआई आया, एमआरआई में बहुत रेवोल्यूशनाइज किया, क्योंकि ब्रेन के पूरा स्ट्रक्चर को हम ऊपर से नीचे तक देख पाते थे। लेकिन अभी जो आया है, अभी है एमआरआई के नए टेक्निक्स आए हैं जिनको कहते हैं फंक्शनल एमआरआई।
मतलब ब्रेन का एक एक हिस्सा कैसे फंक्शन कर रहा है उसको हम देख सकते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था कि पीछे का हिस्सा जिसमें हम विजन है हमारा, कैसे हम देख रहे हैं, उस एरिया का अगर हम अध्ययन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सामने सोच का अगर एरिया का अध्ययन करना चाहें तो वो कर सकते हैं फंक्शनल एमआरआई के साथ। इसके साथ साथ ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन जाती है और ब्रेन से बाहर आती है, उसके लिए जो लंबे रास्ते तारे बिछी हुई हैं, इसको हम ट्रैक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे लंबे लंबे हाईवेज होते हैं ना, उसी तरह। तो उस ट्रैक्स को भी हम आजकल पूरी तरह से देख पाते हैं, उसको ट्रैक्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, और उससे हम बता सकते हैं कि उसमें खराबी आ रही है, आपका ट्रांसमिशन लाइन में कोई खराबी है या नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारा शोध कार्य हुआ है और हमारा अभी ब्रेन के डिजीज को पकड़ने में बहुत आसानी हो गई है। क्या कोई ऐसे टेस्ट भी अवेलेबल हैं डॉक्टर साहब जो ये बता सके आज कि आपको अगले 10 साल में ये दिमाग की कोई बीमारी होने वाली है? हाँ, तो ये आप कह रहे हैं, जो इसको कहते हैं हम प्रेडिक्टिव मॉडल्स। मतलब ऐसा है कि आप आए हमारे पास, हमने कुछ ऐसे टेस्ट कर लिए और टेस्ट करके आपको बता दिए कि आपका ब्रेन की बीमारी, अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। हार्ट की बीमारी के बारे में हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप ओबिसिटी है, आपको लिपिड्स खराब है, आपका हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो ये सब भी ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन ठोस अभी तक हम ये नहीं मालूम कि ये चीज पर्टिकुलरली 10 साल के बाद आपको दिक्कत करेगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्केल्स हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं और जिससे आपका मेंटल हेल्थ, ब्रेन फंक्शनिंग, कॉग्निटिव रिजर्व, इस सब का हम आंकड़ा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, बात अब स्ट्रेस की भी कर लेते हैं। स्ट्रेस तो हमारे जीवन का रोजमर्रा का एक हिस्सा बन चुका है। कहते हैं स्ट्रेस इज न्यू नॉर्मल टुडे। करेक्ट। लेकिन इतनी आसानी से ये कह देना कि स्ट्रेस इज न्यू नॉर्मल टुडे, क्या आसान है? क्या स्ट्रेस इतनी आसान भाषा में समझने वाला कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी है? देखिए, ऐसा है कि आपको मैं और दर्शकों को मैं सिंपल एक चीज बता रहा हूं। स्ट्रेस अगर समझना है तो एक लोहे की एक छोटा सा बार लीजिए, ठीक है, और उसको मोड़ने की कोशिश कीजिए। तो उसमें जो प्रेशर लग रहा है और वो जो मुड़ रहा है, दैट इज स्ट्रेस। आपका शरीर मान लीजिए कि उस लोहे के बार की तरह है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है सारे आस पे आपके इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं और आपके अंदर जो चीजें हो रही हैं, वो सब उसको इधर मोड़ रहा है, इधर मोड़ रहा है। आपका बॉडी कोशिश कर रहा है कि वो नॉर्मल कर जाए, बैलेंस करना है। तो ये है आपका एक ऑटोमेटेड सिस्टम। लेकिन अगर आप उस एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा भयंकर कर देंगे कि उसका बराज आता रहेगा आपके पास, ठीक है, आपको टाइम से पहुंचना है, आपको ये डेडलाइन मीट करना है, आपको रात को जागना है, आपको दिन में 20 कप कॉफी भी पीना है, आपको दोस्तों के साथ टाइम भी बिताना है, आपको फैमिली भी लीड करना है, सारा कुछ आपका जो ये एडजस्टमेंट की कैपेसिटी है उसको ध्वस्त कर देता है। और तब आप रियल सेंस में स्ट्रेस में आते हैं। स्ट्रेस इज एसेंशियल। हमारे बॉडी में दो सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक, एक सिंपैथेटिक। जब भी आपको कोई फ्लाइट या फ्राइट का सिचुएशन हो तो बॉडी में एक पर्टिकुलर हार्मोन एड्रेनलिन, उसका रश होता है जो कि आप बच सके, वो प्रोटेक्टिव है। लेकिन वही चीज अगर बार बार होते रहे, क्रॉनिकली होते रहे, अधिक मात्रा में होते रहे, तो फिर वो ठीक नहीं है। और तब आप उसको न्यू नॉर्मल भी बोलेंगे, तब भी आपको कभी ना कभी वो इफेक्ट करेगा, आपको हेल्थ को इफेक्ट करेगा। और जब स्ट्रेस करेंगे, स्ट्रेस में क्या होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो आपकी कंसंट्रेशन एबिलिटी को खत्म कर देती है। आप कोई चीज में फोकस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका माइंड एक चीज से दूसरी चीज में भटकता रहेगा जी। और तभी आपका परफॉर्मेंस खराब होगा। हम बैंक जाते हैं, एफडीज कराते हैं, पैसा जमा कराते हैं ये सोच के कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। आज कहा जा रहा है कि सबसे अमीर आदमी वही है जिसको पर्याप्त मात्रा में नींद मिल पा रही है। ये नींद क्यों नहीं मिल पा रही है? क्यों लेटने के बाद भी नींद नहीं आ रही है? कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है देश की आज की। ये तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, इंडिया में भी आ रही है। हमारे पास बहुत मरीज आते हैं जो कि कहते हैं डॉक्टर साहब हम सो नहीं पाते। उसका एक मुख्य कारण, जैसे मैंने कहा, कि स्ट्रेस बिगड़ गया, नॉर्मल से वो अब नॉर्मल बन गया। एक तो इंपॉर्टेंट है एंजाइटी, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल टर्म में, ठीक है, चिंता बहुत ज्यादा हो गई, सोच, दिल धड़कना, पसीना आना, सो नहीं पा रहे हैं।
और दूसरा हो रहा है कि आपको जो चाहिए जिंदगी में, सभी को सब कुछ चाहिए और तुरंत चाहिए। ये जो सोच है, ये सोच इतना खराब है क्योंकि वो संभव नहीं है। आप कभी नहीं, आपको मिलेगा वो, लेकिन आप उसको चाह रहे हैं, और अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपके मन में एक अवसाद आ रही है, डिप्रेशन आ रही है। तो आप क्या कर रहे हैं, सो ही नहीं पा रहे हैं। तो आप अगर आप पहले एंजाइटी में आप स्लीप ऑनसेट में प्रॉब्लम हो रहा है, और इसमें डिप्रेशन में आपको अगर स्लीप आ भी गया तो जल्दी नींद टूट जा रहा है, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग हो जा रहा है। तो इसीलिए नींद पूरी नहीं होती। आपने बैंक बैलेंस का बहुत अच्छा बात बताया। देखिए, स्लीप ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि अरे 2 रात जाग लेते हैं, कि तीसरे दिन मात कर देंगे, तीसरे दिन पूरा दिन सो लेंगे। ऐसा नहीं, ये कभी भी कॉम्पेंसेट नहीं करता। अगर आप रियल सेंस में अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो रोज 6 से 8 घंटे की नींद आपको जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी नया शोध कार्य में ये आया है। पहले ये समझते थे क्या है, ये तो आप लेटे ही हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो कुछ कर नहीं रहे हो, यू आर नॉट एक्टिव, बट योर ब्रेन इज वेरी मच एक्टिव। और अभी नया शोध कार्य आया है, इसको कहते हैं जी लिम्फेटिक्स। स्मॉल स्मॉल चैनल होता है, जितना आप दिन भर का काम कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं, ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है, उससे जो भी गलत चीजें निकल रही हैं, जो भी मेटाबोलाइट्स निकल रही है, वो रात को वो जी लिम्फेटिक्स के जरिए आपके शरीर से बाहर निकल पा रही है। तो अगर आप सोएंगे नहीं तो निकल नहीं पाएंगे, वो जमते रहेंगे, और ये बैंक बैलेंस आपका उल्टा पड़ जाएगा, कर्जे पे कर्जा चलता रहेगा, and you will never be able to compensate. So sleep is the most important physiological attribute which is highly active. एक्टिव प्रोसेस है वो, पैसिव प्रोसेस नहीं है जैसे यार सो गया कुछ नहीं हो रहा है, नहीं, एक्टिव प्रोसेस है। तो इसमें ध्यान रखिए। और मेरा अनुरोध है, सारे यंग मेरे जो दर्शक हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोग जितना भी काम करें आप करें, लेकिन आपका एक डे और नाइट का रिदम का एक पैटर्न बना लीजिए और उसको फॉलो कीजिए। अच्छा, स्लीप में भी ये प्रॉब्लम है कि कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो चले जाते हैं 10 बजे बिस्तर पर, फिर भी नहीं आता स्लीप। आप कह रहे हो कि रेगुलरिटी मेंटेन करो। अब कैसे आएगा? आपने लाइट ऑन करके रखा है, टीवी उधर चल रहा है, आपका मोबाइल ऑन है, आप सोए सोए मोबाइल में मैसेजेस देख रहे हो, नहीं। स्लीप हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंधेरा हो, हल्का कपड़ा हो, आराम से आप निश्चिंत होके लेट गए और आपने सारे गैजेट्स अपने बंद रखे, तब आपको अच्छी नींद आएगी। तो ये आपको समझना है और ये करना है। अगर लॉन्ग टर्म आप अच्छे हेल्थ की अपेक्षा करते हैं तो आपको स्लीप के ऊपर जरूर ध्यान देना है। बिल्कुल। जाते जाते सवाल यही कि कुछ 5 चीजें बता दीजिए जिससे हमारा दिमाग स्वस्थ रहे और साथ ही हम खुशहाल जीवन जी पाए। ABCDE 5 चीजें। ए मतलब एक्शन, एक्टिविटी, काम में व्यस्त रहिए, कभी भी बैठिए नहीं, जो भी काम करना है, इवन घर में भी बैठे हैं तो घर को साफ सफाई रखिए, गार्डनिंग कीजिए, कुछ एक काम कीजिए। सिर्फ बैठ के रहेंगे तो ब्रेन फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। बी, बिहेवियर, अपने बर्ताव में परिवर्तन लाइए, लोगों का नुक्स मत ढूंढिए, लोगों का पॉजिटिव चीज देखिए। जैसे आप पॉजिटिव चीज देखेंगे दूसरा भी आपको पॉजिटिव चीज देखेगा, और दोनों में जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपका मन अच्छा रहेगा। सी, आपका क्रेडिट, मतलब यही स्लीप का, स्लीप क्रेडिट में मत जाइए कभी भी। स्लीप को उचित दर से आप जिंदगी में लाइए। नॉर्मल स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी, आपका डायरेक्शन, आप किस दिशा में जा रहे हो। जरा क्षण के लिए थोड़ा बैक कर लीजिए, बैठिए, सोचिए मेरा जीवन का क्या उद्देश्य है। और ई, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एनर्जी, ऊर्जा। हम सब की जिंदगी चल रही है किससे? ऊर्जा के लिए, ऊर्जा से। टोकन करेंसी क्या है? एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमें ऊर्जा दे रही है। कैसे बन रही है? सटीक खाने से, सटीक व्यायाम करने से, सटीक सोने से, सटीक मात्रा में जीवन धारण करने से। उसमें थोड़ा बहुत बीच बीच में इधर उधर हो सकता है, लेकिन मोर और लेस अगर आप पैटर्न ठीक रखें और अपना एनर्जी कोशेंट को बरकरार रखें तो आपका जिंदगी सुखद और तात्पर्यपूर्ण होगा। इट विल हैव अ मीनिंग एंड यू विल कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू द सोसाइटी।
डॉक्टर देवाशीष चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए और दिमाग को रीबूट करने के लिए और दिमाग की तमाम ये जो मिथ्स हैं उसको डिकोड करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो जितना आप दिल से प्यार करते हैं, क्या आप अपने दिमाग से भी उतना प्यार कर रहे हैं? क्या अपने शरीर पर जितना आप ध्यान दे रहे हैं, क्या आप अपने दिमाग पर भी उतना ध्यान दे रहे हैं? दिल से प्यार भी करना सीख लीजिए। टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपने स्वास्थ्य का बेहद ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका यही स्वास्थ्य आपके खुशहाल जीवन की कुंजी है। धन्यवाद।